सबसे पहले आपका शुक्रिया। पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिटिकल खबरों का अंदाज, हमारा विश्लेषण आपको बेहद पसंद आ रहा है, आपका बेशुमार प्यार मिल रहा है। यकीन मानिए आपसे जुड़ी और सियासत की हर बड़ी खबर आपको इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। वसुंधरा राजे का क्या होगा? सीएम बनेगी या नहीं? महारानी दिल्ली में है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। वापस लौटेंगी तो क्या ताज मिलेगा या कोई और जिम्मेदारी? इस बीच बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की कोशिश किसने की? मोदी अब क्या फैसला लेंगे? कॉलिंग कार्ड में बाड़ेबंदी का पूरा खेल दिखाना है। सियासत का मुंह काला, ईवीएम पर लगाओ ताला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी ईवीएम की बदौलत कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाई और अब मुख्यमंत्री भी। सिग्नेचर स्टोरी में सियासी साख पर सवाल और ईवीएम पर बवाल। चर्चा तो आज चीन के विदेश मंत्री की भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई है। क्या जिनपिंग ने मरवा दिया? चीन के राष्ट्रपति स्टालिन और हिटलर की राह पर तो नहीं चल निकले हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरी खबर दिखानी है आपको। दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश बड़ी चर्चा में आ गया है, जो घर में खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने से जुड़ा हुआ है। अदालत ने 3 महीने के अंदर केंद्र से कानून बनाने का आदेश दिया है। कानून बना तो कौन सी नस्ल का डॉग बैन होगा? पब्लिक प्लेटफॉर्म में डॉग लवर्स को अलर्ट करने वाली खबर। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के चेहरे का झगड़ा बढ़ सकता है। इसकी वजह है वसुंधरा राजे की खेमेबंदी या खेमेबंदी की कोशिश, जिसमें विधायकों की वार्डबंदी करने और पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने की बू आ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कैमरे पर आज एक ऐसा शख्स है जो दावा कर रहा है कि वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत ने कुछ विधायकों को जयपुर के सीकर रोड पर स्थित रिजॉर्ट में बुलाया और वहां पर विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। यह कोई पुरानी घटना नहीं है, मंगलवार रात की बात है। वसुंधरा राजे आज दिल्ली में हैं और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं और पार्टी सरप्राइज मोड में है। सीएम के चेहरे की लिस्ट में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। क्या हर कोई लगा रहा है? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में यह जरूरी भी है। वसुंधरा खेमे ने कैसे बाड़ेबंदी की, पहले वो सुन लीजिए। बाकी रहा मुख्यमंत्री के चेहरे का गणित, तो वो आपको बाद में समझाते हैं। राजस्थान की सियासत में क्या नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है? क्या राजस्थान में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी होने लगी है? क्या वसुंधरा राजे किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त वसुंधरा राजे का दिल्ली होना सुर्खियां बना हुआ था, दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का दौर जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। उसी दौरान एक बार फिर राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सिर उठाने लगी। खबर तो सुबह से ही थी कि बीजेपी के कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। मंगलवार रात उन्हें सीकर रोड पर मौजूद एक रिजॉर्ट में रोका गया। लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया और वो विधायक कौन थे? एबीपी न्यूज पर इसका खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ऐसे ही एक विधायक से बात की जो रिजॉर्ट में रुके हुए थे। ये है कंवरपाल मीणा, 12 जिले की अंता सीट से बीजेपी विधायक हैं। कंवरपाल मीणा ने मंगलवार रात वाली बाड़ेबंदी की पूरी कहानी बयां की है। राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और कंवरलाल मीणा, 3 लोग, तीनों एक ही राधेश्याम बैरवा भी। हम तीनों एक ही जिले से विधायक हैं। जयपुर आने के बाद हम लोगों ने थक रहे थे चुनाव में, तो हमने अपना राजस्थान होटल लिया। अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूम में हम रुके। हमारे साथ ये राजस्थान होटल जो बता रहे हैं, ये सीकर रोड का वहीं पर रिजॉर्ट है ये रिसोर्ट। वहाँ हम रुके। हमारे साथ हमारे जो साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता वो भी थे। हम सकुशल रुके। दूसरे दिन हम लोग फिर
खाना वाना खा के फिर रुके। रात की करीबन 2:30 बजे 30-35 लोग आए और वो जो रात बीती है अभी, और आपके साथ कुल 3 विधायक थे या और ज्यादा थे? नहीं, 5 विधायक थे। उसके बाद फिर 5 हो गए थे। 2 झालावाड़ वाले भी हमारे पास आए। झालावाड़ के उनके नाम क्या? मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया और डग से कालू जी, वो भी हमारे पास आ चुके थे। गेट से कोई आदमी आया कि आपसे 30-35 आदमी आए हैं, वो ललित मीणा को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैंने ललित को ले जाने के लिए मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी को मैं जानता था, यानी हेमराज मीणा जो पूर्व विधायक भी हैं। पूर्व विधायक जी हैं, जो वो आ गए। उनका बेटा है, सहकुशल उनके साथ भेज दिया। कंवरपाल मीणा को कैमरे के सामने ये बातें क्यों बतानी पड़ी? वो रिजॉर्ट में थे तो बाहर क्यों आए? इसकी वजह है, आपने सुना कंवरपाल मीणा ने 5 विधायकों में से किशनगंज के विधायक ललित मीणा का नाम भी लिया। वो ललित मीणा ही थे जिनकी वजह से बाड़ेबंदी वाला प्लान फेल हो गया। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात बीजेपी के कोटा रीजन के 5 विधायक सीकर रोड स्थित अपना राजस्थान रिजॉर्ट में रुके। इन विधायकों ने रात में ही बहरोड जाने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात वहीं पर मौजूद एक नए विधायक ललित मीणा को अखर गई, जिसके बाद ललित ने दूसरे विधायकों को कहा कि वो अपने पिता को सब बता देंगे। बहरोड जाने की बात का विरोध कर रहे ललित अपने कमरे से बाहर आए और पूरी बात अपने पिता और संगठन से जुड़े नेताओं को फोन करके बताई। अब सवाल है कि आगे क्या हुआ? इसका जवाब देने ललित मीणा तो नहीं आए, लेकिन उनके पिता हेमराज मीणा कैमरा के सामने जरूर पहुंचे। हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह पर कई गंभीर इल्जाम लगाए। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका कौन वहाँ पर? रोका किसने? आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। हेमराज मीणा के मुताबिक इस घटनाक्रम की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को दी गई। बाद में संगठन के कई नेता वहां पहुंच गए और फिर ललित को बाहर निकाला। हालांकि ये बाड़ेबंदी थी या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के रिवाज के खिलाफ तो था ही। हेमराज मीणा के बयान राजस्थान की सियासत में तूफान लेकर आ गए। बाड़ेबंदी की आंच सीधी सीधी वसुंधरा के दामन तक पहुंची। लेकिन इस पर कंवरपाल मीणा का क्या कहना है? क्या वो भी यही मानते हैं? का फोन भी नहीं आया, न किसी का फोन आया। ये मामला मेरा है, उनको तो बीच में घसीटा जा रहा है। ऐसा तो नहीं आप अपने ऊपर ओन कर रहे हो कि मैं ये सब चीज अपने ऊपर ले लूं, ऐसा तो नहीं है? नहीं साहब, ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं तो ओपन कह रहा हूँ ना, सांसद मोदी कर मेरे मोबाइल चेक करा लो। अगर हेमराज चैलेंज करते हैं कि मेरी उनसे बात हुई तो मैं कह रहा हूँ मैं मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ। आप मोबाइल देने को तैयार हैं? मैं मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ और जो जांच कराने के लिए तैयार हूँ। मेरी फोरेंसिक सारी जांच कर बिल्कुल कराने के लिए तैयार हूँ। नार्को टेस्ट भी कराने के लिए, नार्को के लिए नार्को टेस्ट भी तैयार कराने। आप वसुंधरा जी के समर्थक उनके बतौर सीएम देखना चाहते हैं? कौन नहीं देखेगा साहब? हमारे जिले से बचपन से हम छोटे तब से उनको हम सांसद देख रहे हैं। अब इतना सब हुआ तो पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी। प्रदेश इकाई ने कह दिया कि बाड़ेबंदी जैसी बात नहीं थी। लेकिन जो भी है, नेता जो भी कहें, इतना जरूर है कि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए ये कोई आम घटना नहीं है। जिस पार्टी को अनुशासन और हाईकमान का ऑर्डर फॉलो करने के लिए जाना जाता है, वहां सीएम के चुनाव से पहले इस तरह की घटना कई सवाल तो खड़े करती ही। जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मीटिंग अभी भी चल रही है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा, क्या बातचीत हुई, कुछ भी पॉइंट्स निकल कर आएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आज राजस्थान में सीएम पद को लेकर 2 नामों की चर्चा काफी तेज हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, दोनों नाम सुन लीजिए आप, केंद्रीय मंत्री हैं दोनों। आज सुबह गजेंद्र शेखावत की अमित शाह से मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार बाबा बालकनाथ ने भी होम मिनिस्टर से मुलाकात की और संसद सदस्य से इस्तीफा भी दे दिया। वो सांसद थे क्योंकि अलवर से। खबर तो यह भी है कि अब बीजेपी 3 राज्यों में सीएम फेस चुनने और विधायकों से बात करने के लिए कल ऑब्जर्वर नियुक्त करने वाली है। लेकिन जयपुर हो या दिल्ली, वसुंधरा के करीबी विधायक उनसे लगातार मिल रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन से बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी ने दिल्ली में वसुंधरा राजे से मुलाकात की। मिलने आए, क्या चाहते हैं? इन्हें फिर से कमान मिले? देखिए, ये तो
विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय जो भी होगा वो पालना करेंगे। तो सर आपको मतलब बुलाया गया है, मैडम ने बुलाया है क्या और विधायक भी आ रहे हैं? नहीं, मैडम ने नहीं बुलाया, हम मिलने जा रहे हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं उनका कि उन्होंने हमें जो हमारे साथ रहे हैं। चौधरी साहब, बधाई देने की इतनी भी क्या जल्दी थी? वसुंधरा लौट जाती तब मिल लेते राजस्थान में ही, या फिर आप 13 सिविल लाइन में उनके घर नहीं पहुंचे, इसकी कमी दिल्ली आकर पूरा कर रहे हैं। खैर, ये आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो भी हो, राजस्थान में सीएम फेस पर करारी फंसती नजर आ रही है। वैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कोई पार्टी नहीं चाहती उनके बड़े नेता साथ छोड़कर जाएं या नाराज होकर घर बैठ जाएं। खासकर वो नेता जिनके पास अच्छा खासा जनाधार है, अच्छे खासे विधायकों का सपोर्ट है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। इसीलिए पार्टी पूर्व सीएम की हैसियत से ही नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश कर रही है। मगर दुष्यंत सिंह का नड्डा के साथ मीटिंग में जाना सवाल खड़े करता है। क्या बाड़ेबंदी वाले मामले में दुष्यंत से सफाई मांगी गई है? वसुंधरा का इस पूरे घटना पर क्या कहना है? पूरा घटनाक्रम हुआ था या नहीं? क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या बाड़बंदी वाले एपिसोड से महारानी के पॉइंट कम हुए हैं आलाकमान की नजरों में? और क्या अब उन्हें जयपुर से दिल्ली में एडजस्ट करने का प्लान बन रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या दिल्ली का ऑफर वसुंधरा राजे स्वीकार करेंगी या नहीं? अगर बीच का रास्ता नहीं निकला तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या होगा? क्या एक और सिंधिया की बगावत दिखाई देगी? राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सीएम वाला मामला अभी अटका हुआ है। मगर शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? वो दूसरे नेताओं की तरह दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से क्यों नहीं मिल रहे? आज वो श्योपुर में थे, लाडली बहनों से मिले वहां पर। एक बार फिर लोकसभा चुनाव जिताने का दम भरा, वो तैयारी में लग गए 2024 की। लेकिन सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर सवाल को दिल्ली की तरफ घुमा देते हैं। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने फ्रंट फुट पर आकर एक बैटिंग की, कह दिया कि रविवार तक सब क्लियर हो जाएगा। मोदी मैजिक चला और सारी योजनाएं चली, उसमें खाली एक ही योजना नहीं चली। मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई है, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम। सीएम हो या फिर ईवीएम, मध्य प्रदेश में नेताओं की राय बंटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बीजेपी की जीत और अपनी हार को ईवीएम से जोड़कर देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह बार बार कह रहे हैं पोस्टल बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कागज वाले वोट में कांग्रेस जीती है। मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की हार के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। इतना ही नहीं, अपना वचन निभाने के लिए वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद आज के जमाने में नेताओं से नहीं की जाती। भोपाल में आज क्या हुआ? किसने अपने चेहरे पर कालिक पोती? खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। भोपाल की सड़कों पर सैकड़ों समर्थकों के बीच दिग्विजय सिंह के हाथों चेहरे पर काला टीका लगवाते ये कांग्रेस के विधायक हैं। नाम है फूल सिंह बराया। मध्य प्रदेश की भांडेर विधानसभा सीट पर जीते हैं। वैसे चुनाव जीतने के बाद लोग लाल रंग का विजयी तिलक लगाते हैं, रैली निकालते हैं। मुंह काला होना ये ना कोई सुनना चाहता है ना देखना। फिर भी फूल सिंह बराया ने ऐसा क्यों किया, ये बताने से पहले काला रंग लगवाने के दौरान उनकी दिग्विजय सिंह से हुई बातचीत सुन लीजिए। आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई,
इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पर 2 बिंदी लगाएंगे। इतना कहने के बाद फूल सिंह बरैया ने अपने हाथ में ईवीएम का पोस्टर लिया और उसे काले रंग से रंग डाला। ईवीएम का काला मुंह कर रहा है, हम लोग ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का। और लेकिन फिर वही सवाल, बरैया ने काला टीका क्यों लगाया? तो सुनिए। इन्हीं जनाब ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दावा किया था, कहा था कि अगर बीजेपी 50 सीट जीत कर दिखा दे तो 7 दिसंबर को राजभवन जाकर सबके सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। अब चुनाव हुए, नतीजे भी आ गए, मगर हुआ उल्टा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। 50 क्या 163 सीटें आ गई और कांग्रेस 66 पर सिमट गई। अब बीजेपी सवाल पूछने लगी, वादा याद दिलाने लगी। माननीय क्या करते? सियासी साख बचाने के लिए सड़क पर उतर गए और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए वादा निभाने के नाम पर काला टीका लगवा लिया। बरैया जी को उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे और इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के एक और नेता ने अपना मुंह काला किया था बरैया के बयान के सपोर्ट में। महाशय का नाम है योगेश दंतोड़िया, पार्टी के किसान नेता हैं। ग्वालियर में कैमरों के सामने अपने चेहरे पर कालिख लगाई और बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। अब देखिए ना, 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, अभी तक डाले क्या? मतलब हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। इसीलिए तो नेता से लेकर सोशल मीडिया पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया, लिखा ईवीएम जीत गया, आपका मत हार गया। इन लाइनों का सपोर्ट छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी किया। ईवीएम का सवाल जब से ईवीएम आया है तब से उठ रही है। आपको याद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। ये देखिए, कुछ चीज़ें तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्रूद का बात करें, आपके मीडिया में भी आया है, एक प्रत्याशी ने वहाँ खुद का वोट, परिवार का वोट दिए, वहाँ 0 बता रहा है। कुछ चीज़ें आए, दक्षिण विधानसभा में भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का ये बात आया है। आप भी सवाल उठा रहे हैं? कुछ बातें तो आई है, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें चिंतन करने की है। मगर ईवीएम के सवाल पर ही कांग्रेस दो फाड़ हो गई। जो दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं, उन्हीं के भाई और पार्टी के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह नेताओं को आत्मचिंतन की नसीहत दे रहे हैं। ईवीएम कब तक करते रहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है आपका। दूसरा, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाइए, अभी जाइए, चलिए नीचे जाके ग्रास रूट पे आप काम करिए। दिल्ली की दौड़ बंद करिए। दिल्ली की दौड़ में कुछ नहीं रखा है। अभी भी हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पार्टी के सब सीनियर लोग बैठ के एक एक विधानसभा पे डिस्कस करेंगे। 1 घंटे बैठे, सब गायब। थोड़ी सी बात ना ईवीएम पे ही करनी है। जो नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी एक तस्वीर दिखानी है। आज ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। रेवंत रेड्डी ने लाखों लोगों की भीड़ के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब वहां मौजूद थे। तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ ही चुनाव हुए। नतीजे भी एक ही दिन आए और बाकी राज्यों की तरह ईवीएम से वोटों की गिनती तेलंगाना में भी हुई थी। मगर यहां जीत हुई तो ईवीएम का मुद्दा किनारे लग गया। मुझे लगता है कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, खासकर बिना सबूत के। और ऐसा कहने के लिए मेरे पास एक वजह है। वजह क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट में
ईवीएम को शक की निगाहों से देखने वाले नेताओं को मैं कमलेश से मिलवाने के लिए लाया हूं आज। कमलेश कौन है आप सोच रहे होंगे, बताता हूं। आप पूछोगे भी ये कि है कौन कमलेश। भाई नेताजी, बीजेपी की आंधी में ये वो इकलौता निर्दलीय उम्मीदवार है मध्य प्रदेश का जो चुनाव जीता है। मगर ये मुमकिन हुआ कैसे? मोटरसाइकिल पर रतलाम से भोपाल तक का 400 किलोमीटर लंबा सफर करने वाले ये कमलेश डोडियार हैं। मध्य प्रदेश के सबसे गरीब एमएलए। सैलाना सीट पर जीत का परचम फहरा कर आए हैं और कोई विधायक होता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ विधानसभा आता, हजारों समर्थक लाता। लेकिन कमलेश के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कोई कार किराए पर ले लेते। इसीलिए रिश्तेदार की बाइक उठाई और चल दिए मंजिल की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा। सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर तय हुआ, मंजिल सामने थी। मेरे पास में अभी आज सुबह 4 व्हीलर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। वैसे तो मैं बहुत गरीब तबके से आता हूँ। मेरे दोस्त लोगों ने चुनाव में मेरी बहुत मदद की है। मैं मोटरसाइकिल से निकला हूँ, बाइक से भोपाल जा रहा हूँ विधानसभा। कमलेश्वर उर्फ कमलेश का माननीय बनने का सफर आसान नहीं रहा। क्या क्या नहीं देखा। प्रचार के लिए पैसे की जरूरत थी। घर घर जाकर चंदा जमा किया, 100-100 रुपए इकट्ठा किए, कर्ज लिया। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि रतलाम में अपनी सीट निकाल ली। अब धीरे धीरे कर्जा चुका रही। मैं मजदूर परिवार से हूँ। मेरे घर वाले आज भी मजदूरी करते हैं। अब मैं विधायक बना, अब मजदूरी बंद हो गई। मैं खुद मजदूर रहा हूँ, मजदूरी की है। तो हालत ख़राब है। मेरे पास में है नहीं 4 व्हीलर, इसलिए मैं 2 व्हीलर से आया हूँ। ये मेरी भी नहीं है, मेरे साले साहब की गाड़ी है। लगभग 12 लाख के आसपास टोटल खर्चा आया सारा मिला करके। और कुछ पैसा हमने कलेक्शन इकट्ठा किया है, क्या बोलते हैं, भीख मांगता जिसको चंदा कहते हैं आपकी भाषा में, वो भी किया हमने। समय ज़्यादा लग रहा था, हमने नोतरा परंपरा का उपयोग किया। नोतरा परंपरा का मतलब होता है बिना ब्याज का पैसा उधार लिया जाता है, मतलब कर्जा। वो हुआ था 2,38,000 के आसपास। कुछ हमारे बड़े बड़े जो हैं लोग, हमारे कुछ जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पहले से बने हुए मेरी टीम के, उनने भी कुछ पैसा दिया था। लगभग 7 लाख रुपये हमने चुका दिए हैं, 5 लाख रुपये बाकी है। कई लोगों को हैरानी है, एक मजदूर का बेटा माननीय कैसे बन गया, खासकर उन्हें जो सामने चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट। लेकिन कमलेश ने 4000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। मेरी विधानसभा के अंदर न मोदी जी का जादू चला, न बीजेपी का जादू चला, न लाडली बहने का जादू चला, न शिवराज जी का जादू चला, न मेरे सामने जो कैंडिडेट थी उनका भी जादू न चला। मेरी विधानसभा में तो कर लिया है। अगर आप लोग ये पूछो फिर मैं 5 साल बाद में बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 2028 में आई रही विधानसभा के चुनाव। हमारे साथ में हमले वगैरह हुए हैं। रात को मेरे साथ भी मारपीट हुई थी। कांग्रेस के लोगों ने भी की थी बदमाशी। हमारी गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत वो चीज़ें, पंचर भी गाड़ियाँ कर दी थी। ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ में। पिछले 10 सालों से इस बाइक पे ही रहा हूँ, मतलब दूसरी बाइक नहीं, ये तो नई बाइक मेरे साले साहब खरीद के लाए हैं। मोटरसाइकिल पर काम किया। बाइक में पेट्रोल नहीं होता था, हम लोग बस के अंदर में बैठ जाते थे, किराए की बस में पैसा दे करके जाते थे। लगातार हम लोग लगे रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, ये समझने के लिए हम सैलाना विधानसभा के सरवन इलाके में गए। राधाकुआं गांव की सड़क हमें इस कच्चे मकान तक ले गई। यकीन मानेंगे, ये कमलेश का घर है। टीन और घास फूस की छत है। टूटे फूटे बर्तन हैं, लेकिन हर शाम उम्मीदों का चूल्हा जलता है। माता पिता और भाई 300 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, लेकिन घर के बर्तन खाली हैं। कई तो साबुत तक भी नहीं बचे। ऐसे हालात में कमलेश ने पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे,
वकालत की डिग्री की और फिर वापस लौटे अपने गांव आदिवासी समाज की सेवा करने। लेकिन सियासत में उतरने का फैसला कब लिया? मैंने कभी सोचा नहीं था राजनीति में आने का। एक बार जरूर मैंने मेरे पिताजी को कहा था कि मुझे भी सरपंच बनने की इच्छा है। पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, नाराजगी हो गई, कई सालों तक घर नहीं गया मैं। सन 2008 के आखिरी में मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी समाचार पत्र में। अमेरिका में चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के, और बराक ओबामा उसमें कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी कुछ थी, उससे वो लड़े थे। जनवरी 2009 में वो राष्ट्रपति की शपथ ले ली, और देखा मैंने आदमी काला काला दिख रहा है। देखा कि वो केन्या के, उसके पूरा परिवार सब कुछ केन्या के रहने वाले थे और अमेरिका में शिफ्ट हुई, शायद उनकी माता जी, उनके पिता, जो भी परिवार उनका। और एक सफ़ेद देशों के लोग, सफ़ेद का लोगों के देश में काले कलर का आदमी राष्ट्रपति बन जाता। मुझे लगा मैं भी आदिवासी हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं भी छोटे मोटे पद पर राष्ट्रपति, क्या बताइए, विधायक या फिर छोटी मोटी कुर्सी पर मैं भी जा सकता हूँ। वहाँ जाकर के लोगों की भलाई कैसे होती वो भी कर सकता हूँ। तब से मेरे दिमाग में तय था। इन चुनौतियों के बाद बेटा विधायक बन गया। परिवार को इससे ज्यादा भला और क्या चाहिए? अब तो सपने हैं कि कमलेश आगे बढ़ते रहें, मंत्री, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। तो सीएम तक जाने की मर्जी, बिल्कुल समाज को काम पूरा करवाएंगे, और जो सरकार में जितने भी आदिवासी के हित का जो अधिकार होता है पूर्ण रूप से उनको लेके छोड़ेंगे। इंसान चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कमलेश डोडियार भी इसी रास्ते पर है। लोगों को सड़क, पानी, बिजली, लोगों को पीने का पानी, सिंचाई करने के लिए पानी और बिजली, सिंचाई करने के लिए, लोगों के घरों तक जाने के लिए ठीक ठाक रास्ते, सड़कें और शिक्षा, एजुकेशन। इस गांव के अंदर जो स्कूल वो ठीक ठाक नहीं है। तो कुछ बुनियादी जो चीज़ें होती है उसको लेकर के हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। पढ़ाई लिखाई लोग करने के बावजूद भी लोग पलायन पर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। सब पढ़ने के बाद भी लोग पलायन पर जा रहे हैं दिहाड़ी करने के लिए। तो यही हमारे बेसिक मुद्दे थे। ये पता क्यों बताया आपको? कमलेश जो एक मोटरसाइकिल मैनेज नहीं कर सकता, वो ईवीएम को मैनेज कर सकता है। इतना गरीब आदमी अगर लोगों के बीच रहेगा, उनकी बात करेगा, बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा सकता है। इसलिए ये ईवीएम का ढिंडोरा पीटिए, लेकिन बिना सबूत के नहीं। नेताओं से एक गुजारिश है हमारी, लोगों से छल कपट छोड़िए, अपने वादों पे अच्छे उतरिए, खरे उतर दिए। 5 साल सत्ता के नशे में पागल होकर कोई ऐसा काम मत कीजिए कि लोग आपसे दूर हो जाएं, वोटर आपसे दूर हो जाएं। फिर ना आपको ये ढिंडोरा पीटना पड़ेगा कि ईवीएम ठीक नहीं है, और ना ही आपको लोगों से वोट मांगने के लिए दर दर पर जाना पड़ेगा। आपने मिस्टर इंडिया और तहलका जैसी फिल्में तो देखी होंगी, जिनमें विलेन अपने करीबी अधिकारियों को गद्दारी की सजा तड़फा तड़फा कर मौत देता था। हमारे पड़ोसी देश चीन में भी कुछ ऐसा ही होने लगा है, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। और इस रियल फिल्म के विलेन कौन है पता है आपको? वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। वेस्ट मीडिया में जिनपिंग और उनकी किलर ब्रिगेड के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। जानते हैं ये चेहरा किसका है? चीन के पूर्व विदेश मंत्री का, जिसे एक मशहूर टीवी एंकर से इश्क हो गया था। Stay curious, critical and humble. इश्क तो अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन इनका अंजाम बेहद खौफनाक रहा। अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा किया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू की हत्या हो चुकी है। इन दोनों को यातनाएं देकर जान से मार दिया गया, और इन दोनों के मर्डर का ऑर्डर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया था। ये खबर जितनी सनसनीखेज है, कहानी उतनी ही पेचीदा। इसीलिए एक तानाशाह के खूनी इंतकाम की टाइमलाइन को समझना बेहद जरूरी है। किन गैंग दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक चीन के विदेश मंत्री रहे। कोरोना काल में जब चीन और अमेरिका के रिश्ते बद से बदतर होने लगे, जिनपिंग ने जुलाई 2021 में किन गैंग को अमेरिका में चीन का राजदूत बनाया। गैंग की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के मुरीद जिनपिंग भी थे। इसीलिए 25 जून को गैंग ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद खबर आई कि गैंग को उनके पद से हटा दिया गया है। किन गैंग के पर कतरने के पीछे वजह बताई गई 40 साल की टीवी एंकर फू जियोतियान। खबर वायरल हुई कि इस अफेयर की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की बदनामी हो रही थी, लेकिन वेस्ट मीडिया का दावा है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, क्योंकि
गैंग की मौत का फरमान लाल सुल्तान ने जारी कर दिया था। वॉशिंगटन की विश्व प्रसिद्ध मीडिया कंपनी पॉलिटिको ने टॉप चाइनीज सोर्सेस के हवाले से आशंका जताई है कि किन गैंग को टॉर्चर सेल में रखा गया, बर्बर तरीके से यातनाएं दी गईं और बीजिंग के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। गवर्नमेंट जो बताना चाहती है वही चीज बाहर आती है ऐसे में, और इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये सब जो है अपने एक तरह से एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। उनका सिस्टम ओपेक है, जिसमें अगर कोई भी जरा सा भी उनको लगता है कि वो सीसीपी के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ या उनके खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो वो तुरंत गायब हो जाता है। किन गैंग की तरह ही चीन के एक और शक्तिशाली शख्स ली शांगफू पहले गायब हुए और अब वेस्ट मीडिया ने उनकी मौत पर भी मोहर लगाई है। ली शांगफू मार्च 2023 से अक्टूबर तक चीन के रक्षा मंत्री थे। एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं। चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में 31 साल तक काम कर चुके हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर में इनकी काबिलियत को अमेरिका भी मानता है। यही वजह है कि जिनपिंग ने इन्हें पीएलए की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का डेप्यूटी कमांडर बनाया था। चीन के सीक्रेट स्पेस प्रोजेक्ट 921 को भी यही लीड कर रहे थे। 29 अगस्त 2023 के बाद से ली शांगफू की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। इसीलिए वेस्ट मीडिया के दावे पर बहुत से लोगों का शक यकीन में बदल रहा है। शी जिनपिंग के लिए अगला साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्शन आ रहे हैं पार्टी के, तो उनमें उनको काफ़ी संभल के रहना है उनको। तो इस टाइम पर उनके लिए ख़ास तौर पर ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, चाहे वो बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई भी पार्टी का आदमी या सरकार का मंत्री उनके खिलाफ काम कर रहा है या बोल रहा है, तो उसको निकालना है या ख़त्म करना है। किसी भी हालत में उसके रास्ते का रोड नहीं बनना चाहिए। अब सवाल है कि शी जिनपिंग ने अपने ही 2 करीबियों का डेथ वारंट क्यों रिलीज किया? वो कौन सी वजह है जिसने जिनपिंग को स्टालिन और हिटलर जैसा खूनी तानाशाह बनने पर मजबूर कर दिया? खुलासा और भी चौंकाने वाला है। पॉलिटिको ने चीनी सूत्रों के आधार पर बताया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जासूसी करने, जिनपिंग को धोखा देने और रक्षा घोटालों में लिप्त होने के सबूत मिले थे। तो 3-4 चीज़ें हैं। जासूसी की वाली बात भी हो सकती है, वो शी जिनपिंग के खिलाफ हो, ये बात भी हो सकती है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि वो जिस तरह से पार्टी से गायब हुए, पब्लिक लाइफ से गायब हुए, इतना शक जरूर जाता है कि ये उसमें शी जिनपिंग का हाथ जरूर रहा है। क्या वजह रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। चीन में पहले गायब होने की खबर आती है, फिर उस शख्स को पद से हटा दिया जाता है और फिर उसके मौत से जुड़ा खुलासा हो जाता है। विरोधियों को और कथित गद्दारों को ठिकाने लगाने का ये शी जिनपिंग का स्टाइल है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीते कुछ महीनों में जिनपिंग ने एक एक करके कई लोगों को खौफनाक मौत दी। सबसे बड़ा नाम उसमें किसका है? उसका नाम है कि ली केकियांग। ली केकियांग कौन थे? चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 2012 से 2022 तक वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता थे। यानी जिनपिंग के बाद अगर चीन में कोई सबसे पावरफुल शख्स था तो वो थे ली केकियांग। 27 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए केकियांग को हार्ट अटैक आया और उनकी वही मौत हो गई। वेस्ट मीडिया को शक है कि उन्हें भी जिनपिंग की किलर ब्रिगेड ने ही मारा है। इसी साल 26 अप्रैल को चीन में एक और बड़े शख्स की रहस्यमयी मौत हुई। ये नाम था वांग शिओजुन और ये कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे और 2015 में चीन की सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर थे। चीन में हर वीआईपी को यही ब्यूरो सिक्योरिटी देता है, यानी जितने भी बड़े लोग होते हैं। इनके बारे में खबर आई कि इलाज के दौरान गलत दवाई के इस्तेमाल से इनकी जान चली गई। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जुलाई के महीने में चीन में एक और कांड हो गया। चीन की सेना के रॉकेट फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी ली यू चाओ को गायब कर दिया गया। पता ही नहीं लगा वो कहां गए, वो गायब हो गए। ली लापता होना इसलिए शॉकिंग था क्योंकि चीन के पास जितनी विध्वंसक मिसाइलें हैं, जितने रॉकेट हैं, सबका सीक्रेट ली को पता था।
इतना ही नहीं, ली के साथ चीन की रॉकेट फोर्स से जुड़े 2 और बड़े अफसर वो भी गायब हो गए। एक का नाम था लियो ग्वांगविन और दूसरे का नाम था जैंग जेनजोंग। शी जिनपिंग के टॉर्चर सेल में कितने लोग हैं? कहां है ये टॉर्चर सेल? किस हाल में हैं वो लोग जिनको ये टॉर्चर करने के लिए रखा गया है? जिंदा हैं भी या नहीं, ये अभी रहस्य बना हुआ है। वेस्ट मीडिया को शक है कि इन लोगों ने चीन के मिसाइल सीक्रेट अमेरिका से शेयर किए हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा, जो भी खुलासे होंगे, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर बनी हुई है। आजकल कुत्तों के काटने के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सोसाइटी में तो कुत्तों को लेकर लोगों के बीच खूब झगड़ा होने लगा है। वजह है खतरनाक नस्ल के कुत्ते। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार को खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर 3 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा है। यह मामला कोर्ट कैसे पहुंचा, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको यह बताना बेहद जरूरी है। इनसे मिलिए, ये नारायण झा और सैयद रहमान हैं। दोनों का ताल्लुक दिल्ली की द लीगल अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर्स लॉ फर्म से है। दोनों ने खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने के शौक को हाई कोर्ट में चुनौती दी। वो पिटीशन उस डेंजरस ब्रीड्स डॉग्स को बैन करने के लिए, उसके लाइसेंस को रोकने के लिए है, जो आजकल खतरनाक घटनाएं पैदा कर रहे हैं हर जगह, इन ऑल ओवर पार्ट ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलर इन द स्टेट्स और दिल्ली में भी, क्योंकि इससे अफेक्टेड है पब्लिक। लार्ज बाइटिंग से सीरियस डेंजर होता है, फिर जाने भी चली जाती हैं। पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कुत्ते की किस किस नस्ल को खतरनाक कैटेगरी में रखा है और ऐसे कुत्तों को पालने पर कितनी सजा हो सकती है, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि नारायण झा और सैयद रहमान दिल्ली में हुई किस घटना के बाद इस मसले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। तारीख 4 नवंबर 2023, दिल्ली का स्वरूप नगर इलाका। महिला पर पिटबुल का हमला। बिस्तर पर बदहवास पड़ी ये है रिया। रिया के शरीर पर जगह जगह कुत्ते के काटने के निशान हैं। पिटबुल डॉग ने इन पर कैसे हमला किया, अगर आप सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखेंगे तो साफ पता चल जाएगा। रिया कुत्ते की शिकायत लेकर पड़ोसी के घर पहुंची। पड़ोसी बाहर आए, रिया से उनकी बहस हो गई। तभी अचानक कुत्ता भी बाहर आ गया। पड़ोसी ने रिया को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई और फिर पिटबुल ने रिया को नोच डाला। मेरे को छुआ कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुआ मुझे धक्का देने की? मेरे को वो कंधा पकड़ के, ये चीज पकड़ के मुझे धक्का उसको देने की हिम्मत कैसे की? स्वरूप नगर थाने में पड़ोसी के खिलाफ FIR हुई। ऐसे ही कई मामलों को नारायण झा और सैयद रहमान ने आधार बनाया, कोर्ट में चुनौती दी। अब ये जानिए कि दिल्ली हाई कोर्ट से किस किस विदेशी नस्ल के कुत्ते पर बैन लगाने की मांग की गई। पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर, जापानीज टोसा, बेडॉग, फिला ब्राजीलियो, टोसा इनू और डोगो अर्जेंटिनो। ऐसे कुत्तों को पालने का लाइसेंस दिल्ली में MCD आसानी से दे देती है। तो कम से कम कोई स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। तो बहरहाल अभी तो उसे बैन ही कर देना चाहिए जिस तरीके से इंसिडेंट्स आ रहे हैं। फॉरेन ब्रीड के बजाय आप इंडी ब्रीड यूज करें कि वो यहाँ के वेदर से, यहाँ के नेचर से वो खुद भी मेल खाते हैं, तो वो इतने एग्रेसिव नहीं होते जितने फॉरेन ब्रीड है। 5 अक्टूबर को ये मामला पहली बार हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन तब अदालत ने इस मामले पर विचार करने से मना कर दिया था। लेकिन डॉग बाइट्स के मामले बढ़े तो कोर्ट ने गंभीरता दिखाई। अब केंद्र सरकार को 3 महीने में खतरनाक कुत्तों पर बैन लगाने या फिर कड़ा कानून बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही दिल्ली सरकार, MCD और एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी पिटीशन पर एक्शन लेने का ऑर्डर दिया गया है। विदेशी नस्ल के कई ऐसे डॉग्स हैं जो विदेशों में भी बैन हैं। अदालत में इसका भी हवाला दिया गया। ये डॉग्स कौन से हैं जो यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में बैन हैं और भारत में पाले जाते हैं? अब ये देख लीजिए जरा। पिटबुल डॉग भारत में पाला जाता है और इंग्लैंड में इस पर बैन है।
अमेरिकन बुलडॉग बॉक्सर, यूरोप में भी इसके पालने पर प्रतिबंध है। रॉटविलर और बुलमास्टिक अमेरिका में इनके पालने पर प्रतिबंध है। कुत्तों पर कड़े कानून की मांग क्यों हो रही है? इसकी वजह डॉग बाइट के बढ़ते हुए केस है। जरा आंकड़े देखिए, हमने जुटाए हैं। दिल्ली में 6 महीनों के दौरान डॉग बाइट के 47,881 केस सामने आए, जबकि 2023 में देश भर में हर महीने 2,50,000 केस रिपोर्ट होते हैं। ऐसे 2022 में दिल्ली में कुत्तों के काटने से 18 लोगों की जान गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी नस्ल की बजाय देसी कुत्तों को पालने की भी सलाह दी है। अब सवाल ये कि कानून बनता है तो वो कितना कड़ा होगा, कितना कठोर होगा, और क्या इससे डॉग बाइट्स के केस रुकेंगे? जो केंद्र सरकार है, अगर वो रूल्स बना देती है या नियम बना देती है, तो उससे जितने भी स्टेट्स की सरकारें, जो राज्य हैं, वो इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे ये मामला जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, या हर एक राज्य की जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उनके अंडर आता है। आप अगर कोई कुत्ता पालते हैं जो खतरनाक है, और अगर वो कुछ अनहोनी करता है, तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको ये सब जो कानूनी रूप से जिम्मेदारी मालिक की है कि अगर कुछ कुत्ते से गलत चीज़ होती है, किसी को चोट लगती है या कुछ किसी के साथ कोई हादसा होता है, तो जो जिम्मेदारी है वो मालिक की रहेगी। बेजुबानों से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन जो डॉग्स बैन है उन्हें पालना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जानवर कब क्या कर दे कहना मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी गुजारिश है आपसे कि अपने शौक के लिए दूसरों की जान को खतरे में ना डालें। ब्रेक के बाद खबर मुर्गे की आजादी की। शायद ही आपने किसी सरकार को देखा होगा कि वो जानवरों के चीखने चिल्लाने के मुद्दे को संसद तक लेकर चली जाए, लेकिन फ्रांस में ऐसा हुआ है। वहां तो मुर्गे की बांग देने को लेकर पूरी आजादी मिल गई है, वो भी कानून बनाकर। वाह रे मुर्गे, क्या मुकद्दर पाया है, आज तेरी बांग और बुलंद हो गई, क्योंकि फ्रांस में मिस्टर मैक्रों का कानून तेरे संग है। चकाचौंध पेरिस हो, चाहे किसी भी आला अफसर का घर या टेरेस, फ्रांस में मुर्गा आजाद है। आजादी का अधिकार जो मिला है, जब जी चाहे, जहां चाहे, जितने बजे चाहे मिस्टर मुर्गा बांग दे सकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो वो कान बंद कर ले। मुर्गे का मन है वो जब चाहे गला फाड़ कर चिल्लाए, गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट में ही क्यों ना उठाए। मुर्गे को बांग देने के राइट्स मिले तो बात दूर तक गई। यूरोपियन मुल्क हैरान हैं, क्योंकि मुर्गा फ्रांस में पहलवान है। मुर्गे को कानूनी अधिकार मिलने का किस्सा कहां से शुरू हुआ? इसकी बुनियाद पड़ी लोगों के विरोध से। दरअसल फ्रांस में अक्सर लोग शहर की भीड़भाड़ से बचने के लिए गांव में अपने वैकेशन हाउस पर चले जाते हैं। अब गांव है तो किसान भी होंगे और उनके जानवर भी। दिक्कत ये हो रही थी कि मुर्गों की सवेरे सवेरे ही बांग शहरी लोगों को परेशान कर रही थी। लोग इतने परेशान हुए कि पहले मामला थानों तक पहुंचा। मुर्गों की बांग पर मालिकों पर सैकड़ों केस हो गए। फ्रेंच अदालतों तक मामले जा पहुंचे। मुर्गे की बांग पर रोक लगाने की मांग उठी। मुर्गों के लिए कानून आ गया है, अब मुर्गे बांग दे सकते हैं और इसको इजाजत मिल गई है। फ्रांस में कानून बन गया है। अब देख लेते हैं कि आपने कमेंट्स क्या भेजे हैं हमें। अरुण शर्मा लिखते हैं, वसुंधरा जी काफी बड़ी गलती कर चुकी हैं, अब उसको समय रहते सुधार ले, वरना अडवाणी और जोशी जी बनते समय नहीं लगेगा। आज की भाजपा बदल चुकी है। अरुण जी ये पूरे राजस्थान के घटनाक्रम पर लिख रहे हैं। धर्मेश क्या लिखते हैं, सरकार बदलेगा सब कुछ सही हो जाएगा। ये उस खबर पर है हमारी जो कल हमने दिखाया था कि गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी है सुखदेव सिंह की। उस पर यह कमेंट था कि सरकार बदल गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे साथ भी सब कुछ ठीक ही है। आप कमेंट्स भेजते रहिए।
मैं खबरें आपके मुद्दों की दिखाता रहूँगा। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है और कल रात आपसे मुलाकात होगी 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।